हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे साक्ष्यों की परीक्षा यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के टॉपिक को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बीएससी के या अदर लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो अब आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है 9259641513। क्योंकि देखो, जो पुराना हमारा ओल्ड नंबर चल रहा है 9639264080, इस पर काफ़ी दिनों से कुछ इशू चल रहा है और इस वजह से अब आपको न्यू नंबर पर मैसेज करना है। साथ ही आप न्यू जो नंबर है सेम नंबर पर आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हो। साक्ष्यों की परीक्षा यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं और इसमें ये देखा जाता है कि जो गवाह, जो भी साक्षी गवाही देने आया है, उसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा कि वो गवाह भरोसे लायक है या नहीं। बेसिकली इस टॉपिक का ये मतलब है, इसलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से रिलेटेड एक टॉपिक डाला गया है। तो देखो, गवाहों को पेश करने का जो क्रम होता है, उनका जो भी तरीका होता है वो कानून के द्वारा ही विनियमित होता है ना। लॉ ही उसको रेगुलेट करता है। और अगर किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर कोई प्रोविज़न नहीं मिलता तो ये कोर्ट खुद ही अपने विवेक से तय करेगा कि पहले उस गवाह की मुख्य परीक्षा होगी, फिर उसके प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद अगर ज़रूरी हो तो फिर से उसका री एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो गवाहों के एग्जामिनेशन के संबंध में या गवाहों की परीक्षा के संबंध में दिए गए हैं। तो अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो यहाँ पर देखो, सेक्शन जो 140 है वो कहता है साक्ष्यों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम यहाँ पे बताया गया है। तो अगर सिविल केस के गवाह हैं तो प्रोसीजर कैसे होगा, सिविल प्रोसीजर कोड में दिया जाएगा, है ना। जो भी उसमें दिया गया है उसी के तरीके से होगा, वही फॉलो किया जाएगा। और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो फिर बीएनएसएस यानी जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन अगर लॉ में कोई सीक्वेंस, कोई क्रम ही ना दिया गया हो तो फिर कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो उस क्रम को निर्धारित करें। और कोर्ट की मर्जी है कि वो तय करेगा कि क्या सीक्वेंस होगा, क्या क्रम होगा गवाहों को एग्जामिन करने, उनको पेश करने का। तो ये सारी बातें फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। तो सिविल में देखना है तो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल में देखना है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सेक्शन 140 देखो क्या कहता है। ये कहता है कि साक्ष्यों को प्रस्तुत करने मतलब उनको पेश करने और उनकी जो परीक्षा का क्रम होगा, उसका जो सीक्वेंस होगा, वो यहाँ पर सिविल और दंडिक प्रक्रिया से तत्समय संबंधित लॉ या पद्धति के द्वारा, और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है तो कोर्ट के विवेक पर ही वो विनियमित होगा। मतलब इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर सिविल केस है तो सिविल वाला प्रोसीजर अपनाएंगे और अगर क्रिमिनल केस है तो दंड प्रक्रिया में जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है या कोई ऐसा जो यहाँ पे है सीक्वेंस वगैरह नहीं बताया गया है तो फिर ये सब कुछ कोर्ट के डिस्क्रिशन पर, कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। इतना समझ आया। सेक्शन नंबर 141, न्यायालय जो होता है, न्यायाधीश वो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। अब जो भी एविडेंस लिया जाएगा उसकी एडमिसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब दोनों में से कोई भी पार्टी किसी भी फैक्ट का साक्ष्य देने का प्रस्तावना करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि भाई उन्हें किसी भी फैक्ट के बारे में एविडेंस देना है, तब जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं कि साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाली जो पार्टी है उनसे पूछ सकते हैं कि जो भी फैक्ट अगर वो साबित हो जाए, जिसको वो पेश करना चाहते हैं, जिसका वो एविडेंस देना चाहते हैं, वो किस तरीके से रेलेवेंट होगा। और अगर न्यायाधीश ये समझते हैं कि वो फैक्ट अगर साबित हो गया तो वो रेलेवेंट होगा तो वो उस एविडेंस को ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक। तो यहाँ पे एक तरीके से जो न्यायाधीश होते हैं उनको ये पावर दी गई है कि पक्षकार से वो पूछ सकते हैं कि जो फैक्ट पार्टी पेश करना चाह रही है या जो वो साबित करना चाह रही है, अगर मान लो वो साबित हो जाए तो वो किस तरीके से रेलेवेंट होगा, किस तरीके से वो सुसंगत होगा। और अगर वो साबित हो गया तो वो रेलेवेंट भी हो जाएगा और उसके बाद न्यायाधीश उस साक्ष्य को ग्रहण करेंगे। तो ये सेक्शन एडमिसिबिलिटी की बात करता है और जज के पास एक अथॉरिटी है, ये बताता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। अब इसमें देखो 3 सब सेक्शन भी दिए गए हैं,
है ना। वैसे हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट करके इस चीज़ को लिखा है। जैसे उपधारा 1 बात कर रही है किस बारे में, अगर फैक्ट रेलेवेंट होगा तो कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। यह वाला सेकंड जो सबसेक्शन है, मतलब उपधारा 2 जो है वो बात करती है कि जब एक फैक्ट की रेलेवेंसी किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा था ना, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन के एविडेंसेस देने हैं। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो मृत्युकालिक कथन है, वो किस पर आधारित है, किसी व्यक्ति की डेथ पर, है ना। डेथ से ही तो रिलेटेड होता है डाइंग डिक्लेरेशन। तो ए को डेथ भी प्रूफ करनी होगी, यानी एक फैक्ट जब दूसरे फैक्ट की पर डिपेंड करता हो, उसकी रेलेवेंसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करती हो, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन डेथ का ही होता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के फैक्ट को प्रूफ करने के लिए डेथ को ही प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। इसी तरीके से इसमें सबसेक्शन 3 भी दिया गया है, जो ये कहता है कि जज साहब ये कह सकते हैं कि या तो पहले वाला फैक्ट प्रूफ कर दो या फिर दूसरे वाला फैक्ट प्रूफ कर दो। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ा गया है। तो बेसिकली ये सेक्शन एक तरीके से कोर्ट की पावर बताता है, और ये बताता है कि जो जज साहब होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है ये चीज़ें डिसाइड करने की, ठीक। तो 3 सबसेक्शन थे, तीनों ही अलग अलग बात कर रहे थे, है ना। पहला सबसेक्शन में मैंने क्या बताया कि अगर फैक्ट रेलेवेंट होगा तो कोर्ट उसको स्वीकार कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड सबसेक्शन बात करता है कि जब एक फैक्ट की रेलेवेंसी किसी दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करे, जैसे कि अभी हमने डाइंग डिक्लेरेशन में देखा। और थर्ड सबसेक्शन बात करता है कि जज साहब ये कह सकते हैं कि या तो पहले वाला फैक्ट प्रूफ कर दो या फिर दूसरे वाला फैक्ट प्रूफ कर दो, ये कोर्ट के विवेक पर है, ठीक। वो कब, अगर जो भी फैक्ट है उसकी रेलेवेंसी किसी दूसरे फैक्ट के पहले साबित होने पर निर्भर करती हो, तब वो ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेक्शन नंबर 142, जो बात करता है साक्ष्यों की परीक्षा। अब यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि साक्ष्यों की परीक्षा यानी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब यही तो नाम है हमारे आज के टॉपिक का भी। तो यहाँ पे गवाहों की परीक्षा के बारे में बात की गई है, और इसमें कहा गया है, देखो सेक्शन देखेंगे कि सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा होगी जो उसे बुलाता है, उसे बोलेंगे मुख्य परीक्षा। यानी यहाँ पे 3 एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। एक होता है जो पार्टी उसको बुलाती है गवाह को, वो करेगी मुख्य परीक्षा, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा करेगी। फिर कोई भी गवाह है अगर उसकी प्रति परीक्षा होगी तो उसको बोले, वो कौन करेगा, वो करेगा प्रतिपक्षी। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हमें इसका सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस भी हम वैसे आगे भी पढ़ेंगे। तो पहली जो परीक्षा थी वो थी मुख्य परीक्षा, जिसे बोला जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ, और कौन करता है, बुलाने वाला पक्षकार करता है। दूसरी है प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कौन करता है, प्रतिपक्षी यानी एडवर्स पार्टी करती है। और तीसरा है किसी भी पक्षकार की फिर से उसी पक्षकार द्वारा परीक्षा होती है जिसने उसे बुलाया था, जिसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। यानी कि एक विटनेस की 3 बार यहाँ पे उसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक। जो अपोजिट पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, उसको चेक करती है। तो जो पार्टी गवाह को बुलाती है वो उसका चीफ एग्जामिनेशन करती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद होता है री एग्जामिनेशन। फिर से वही पार्टी री एग्जामिनेशन करती है जो उसको बुलाती है, और उन पॉइंट्स पर क्वेश्चन करती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में आए हैं। तो मुख्य परीक्षा क्यों की जाती है, चीफ एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, फैक्ट्स बताने के लिए। प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, गवाह की विश्वसनीयता चेक करने के लिए, ठीक। और तीसरी चीज़ है पुनः परीक्षा, जिसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन, जो प्रति परीक्षा में जो भी डाउट्स थे, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन में डाउट्स हुए हैं, उनको क्लियर करने के लिए, ठीक। तो ये एक तरीके से 3 तरह की परीक्षाएं हमें बताता है, 3 तरह के एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। जो भी विटनेस आया है उसका 3 तरीके से एग्जामिनेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है परीक्षाओं का क्रम। अब सेक्शन 143 इस चीज़ के सीक्वेंस के बारे में बात करता है। तो किस क्रम में परीक्षा होगी, किस सीक्वेंस में एग्जामिनेशन होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहले जो भी विटनेस आया है उसकी सबसे पहले क्या होगी, यहाँ पर मुख्य परीक्षा होगी। तो सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन का नंबर आता है, और जैसे कि मैंने बताया कि कौन करेगा, जो पार्टी उसको बुलाती है, ठीक है ना, वही करेगी चीफ एग्जामिनेशन। उसके बाद प्रति परीक्षा होगी सेकंड नंबर पे, है ना, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन, जो किसके द्वारा होती है,
अपोजिट पार्टी के द्वारा, जो दूसरी पार्टी है वो करेगी। और फिर इसके बाद होता है पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा मतलब री एग्जामिनेशन, फिर से वही पार्टी करेगी जिसने उसे बुलाया है, ठीक। हालांकि री एग्जामिनेशन के बाद भी यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। पहले बस हमें इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद री एग्जामिनेशन। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें कुछ और पॉइंट दिए गए हैं, जैसे मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा सुसंगत तथ्यों से संबंध होगी। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ है या जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन है वो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उनका उन फैक्ट तक लिमिटेड रहना ज़रूरी नहीं है जिनका गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। मतलब उसके बाहर भी क्वेश्चन उससे किए जा सकते हैं। जो भी चीज़ें उससे एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछी गई हैं उससे बाहर जाकर भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। हालांकि रेलेवेंट फैक्ट तक ही वो चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि उन तथ्यों तक सीमित रहना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण से संबंधित जो प्रति परीक्षा में दिए हुए हैं। यानी कि जो री एग्जामिनेशन है वो उसके बाद भी कोई नया मैटर यहाँ पे बताया जा सकता है, ठीक है ना। तो उन बातों के स्पष्टीकरण से संबंधित हो जो कि प्रति परीक्षा में दिए हुए हों। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और इसमें अगर री एग्जामिनेशन में कोई नया मैटर इंट्रोड्यूस होता है तो है ना वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस सेक्शन में बताई गई हैं। सेक्शन थोड़ा सा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो एक तरीके से ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की। और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर री एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन से कोई भी नई बात शामिल की गई है तो प्रतिपक्षी जो एडवर्स पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, वो अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है, री एग्जामिनेशन के बाद फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है विटनेस का। तो यहाँ पर ये सारा का सारा सीक्वेंस दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केस लॉ देख लेते हैं। सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी गवाह की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक उसकी मुख्य परीक्षा ना की गई हो। एक तरीके से इस केस में कोर्ट ने एक छोटा सा सीक्वेंस बताया है कि आप किसी भी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो जब तक उसका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ ना हो जाए। और जो पहली जो मुख्य परीक्षा होती है वो उसे करता कौन है, जो पार्टी उसको बुलाती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, जो अपोजिट पार्टी होती है। तो वही चीज़ कोर्ट ने यहाँ पर कही, एक तरीके से एक सीक्वेंस बताया है इस केस में। तो इम्पॉर्टेंट केस लॉ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में जो भी हमने ये जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।